नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फेज का लेक्चर नंबर 10। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की थी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? किसी गिवन सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी कोई सरफेस हमें दिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, तो उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक है, उससे कितना पास हो रही है, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हमने उसके बारे में बात की था, कुछ क्वेश्चन भी किया था, फार्मूला भी बताया था। तो एक बार मैं फिर से फार्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला? फाइव से नोट करते थे, ई डॉट डी ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो जब इसे ओपन करते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा आ जाता है। थीटा क्या था? थीटा क्या है? जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बताया था, एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो थीटा क्या है? एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। और ये फार्मूला हम तब लगाएंगे फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई हो हमें तब। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई होगी तो भी हम यही यूज करेंगे, बस वहां पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई होगी तो वहां पे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि दिमाग में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे की तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, यहाँ पे कुछ एरिया दिया गया है। जल्दी जल्दी इसका हम फ्लक्स लिख लें ताकि हमें पिछले वाले लेक्चर का रिवीजन हो जाए। ठीक है, एक एरिया ये दिया है, प्लेन दिया है ऐसे सरफेस ए हो गया। एक एरिया कुछ इस तरह से दिया है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला एरिया एरिया ए है। ठीक है, और एक यहाँ पे दिया गया है, हेमिस्फेयर दिया गया है, हेमिस्फेयर जिसकी रेडियस आर है, और एक कोन दिया गया है, इसकी भी रेडियस आर है। इन चारों एरिया से, सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो हमें बतानी है। तो के लिए हम क्या करेंगे? फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? सिंपल सा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो क्या हो जाएगा? ई इंटू एरिया। ठीक है, यहाँ के लिए देखिए, एरिया क्या है? हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं ये बताऊं, अगर इसका हम प्रोजेक्शन ले लें एरिया का, यहाँ पे क्या है? आप ये फार्मूला लगा दो, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, चलिए मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं तो ए कॉस थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास हो रही है, यहां से लेकर यहां तक, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस एरिया से पास होंगी, उसके प्रोजेक्शन से पास होंगी। तो हम, और ये वाला एरिया कितना है? इसका प्रोजेक्शन है ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा? ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटू ए कॉस थीटा। अब चाहे आप ऐसे करें या फिर कोई दिमाग ये लगा सकता है कि हम ई एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लिखेंगे। तो ये हो गया एरिया, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया एरिया, ये हॉरिजेंटल से एंगल थीटा दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ है। ठीक है, ये एरिया है सरफेस एरिया। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? देखिए परपेंडिकुलर होता है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एरिया वेक्टर इधर की तरफ। ठीक है, ये एंगल थीटा गिवन है, ध्यान से देखिएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, ये एरिया वेक्टर हो गया। इस तरह से एरिया दिया गया है, ये मेरा हाथ देखिए एकदम बिल्कुल यही एरिया है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर इससे बाहर की तरफ, इस तरह से ये एरिया वेक्टर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डाउनवर्ड्स है। तो ये एंगल हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच ये एंगल पता चल जाए तो हम ई ए और
उनके बीच का कॉस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? ये भी एंगल थीटा होगा। एक थ्योरम होती है, आप इसको याद रखिए, फिजिक्स में बहुत जगह पे काम आती है। अगर दो लाइंस के बीच में कोई एंगल हमें दिया गया है, दो लाइंस के बीच में हमें कोई एंगल दिया गया है थीटा, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर एक हम लाइन बनाए, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर बना दें, ठीक है, इस वाली लाइन के, और एक इसके परपेंडिकुलर मान लो हमने ऐसा बना दिया। तो ये जो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन, देखिए ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना था? थीटा। तो इन दोनों के बीच भी एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थ्योरम नहीं प्रूव करने वाला हूँ, इसको आप 9th या 10th में मिलेगा आपको ये थ्योरम। दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है। तो यहाँ से देखिए, ये थीटा एंगल जो दिया था एरिया वाला, और ये हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर जो है एरिया के परपेंडिकुलर तो है ही, तो इनके बीच भी एंगल हो जाएगा थीटा। चाहे आप इस तरह से लिख दें कि ए कॉस थीटा, या फिर आप इसका एरिया का प्रोजेक्शन ले लें, ए कॉस थीटा और ई इंटू ए कॉस थीटा कर दें। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पे देखते हैं यहां से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, इस वाले हेमी से, जो ये पूरा स्फेयर है, ध्यान रखिएगा ये कोई सर्कल नहीं है, यहाँ पे 3D में नहीं बना सकता मैं। तो ये पूरा हेमी स्फेयर है, जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, उसको बीच से काट दिया जाए, तो वही चीज है यहाँ पे। अब ऊपर का जो सरफेस एरिया होगा, उससे कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो खुला हुआ पार्ट है, वहां पे हम एक डिस्क इमेजिन कर ले, जिसकी रेडियस आर है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऊपर वाले सरफेस से पास होंगी, गोले वाले सरफेस से पास होंगी, उतनी ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नीचे डिस्क से पास होंगी। एक फुटबॉल है, ऊपर से सरफेस एरिया, और नीचे जो है एक हमने डिस्क इमेजिन कर लिया, तो जितना सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी, वो सारी डिस्क से भी तो होकर जाएंगी। तो जितना इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डिस्क बनाएगा, वही इसका होगा। तो फाई कितना कर दे इसका? हम्म इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ई, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सेम काम यहाँ भी, जितना इस कोन से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी, वो यहाँ पे नीचे जो हम डिस्क इमेजिन करेंगे, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डिस्क से पास होंगी। तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। थोड़ा बहुत क्या, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दी गई हो। अगर मान लो हमें कोई चार्ज दिया गया हो, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, सरफेस एरिया दिया गया हो और चार्ज दिया गया हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक हमने हेमिस्फेयर लिया, ठीक है, एक हेमिस्फेयर लिया, और हेमिस्फेयर के सेंटर, एक मिनट, हेमिस्फेयर के सेंटर पर, यहाँ पे जो सेंटर है उसके इस वाले प्लेन में, जो नीचे सर्कुलर पार्ट है इसका, इस वाले प्लेन पर चार्ज क्यों रखा हुआ है, उसके कारण इस हेमिस्फेयर से फ्लक्स हमें बताना है। उसके कारण हमें क्या बताना है? फ्लक्स बताना है यहाँ पे। तो यहाँ से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास रही हो रही होंगी, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी। ठीक है, तो कोई ये कह सकता है, तो हम क्या करेंगे, चलिए, आपके दिमाग में अलग अलग तरीके आ सकते हैं। एक तरीका जो समझने का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ये है कि यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, एक छोटा सा एरिया मानेंगे डी ए, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ई, और एरिया का वेक्टर किधर होगा? इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इधर बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली इमर्ज होती है और उसमें टर्मिनेट होती है। तो दोनों का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डी फाई, यहाँ इस छोटे से सरफेस से जो फ्लक्स बनेगा उसको हम डी फाई बोल दे रहे हैं, छोटा सा फ्लक्स डी फाई। ये क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए। ठीक है,
अब हम क्या करें, डी फाई में छोटा सा फ्लक्स मिला है, हमें पूरा निकालना है, तो हम सिंपल सा इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो या फिर एरिया चेंज हो रहा हो, जैसे भी चेंज हो रहा हो, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो भी वेरिएबल अगर दिया रहेगा हमें, यहाँ पे हालांकि चेंज नहीं हो रहा, हम डायरेक्ट 2 पाई आर स्क्वायर रख सकते थे। पूरे सरफेस पूरा एरिया होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और ये हेमी स्फेयर है, ये क्या है, हेमी स्फेयर है, तो हेमी स्फेयर का कितना हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन डी फाइव इंटीग्रेट होकर 5 फ्लक्स बन जाएगा। ई की वैल्यू रखें, ई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आर है, रेडियस आर दी गई है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे हम ये कर लेंगे, जब डॉट हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना है, ई और ए के बीच जिस डायरेक्शन में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया भी है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और कॉस जीरो की वैल्यू हो जाती है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा डी। अब देखिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही, तो ये बाहर आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, बचेगा डी ए। डी ए इंटीग्रेट होके कितना आएगा, डी ए इंटीग्रेट होके कितना आएगा, डी ए डी ए डी ए डी ए, ये छोटा छोटा इसके सरफेस का एक छोटा सा एरिया है ना, तो इंटीग्रेट होकर इसके सरफेस का पूरा एरिया देगा। और पूरा एरिया कितना हो जाएगा, हेमी स्फेयर का एरिया। पूरा अगर कंप्लीट स्फेयर होता तो उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर हेमी स्फेयर है तो उसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू रख देते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 2 पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 2 या 4, तो कितना आ गया 5 प्लस Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक ये तरीका है। तो फ्लक्स ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया या फिर यूनिफॉर्म हमें सिमेट्रिक न मिले, तो हम ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फार्मूला फ्लक्स का याद रखिएगा, ये रिजल्ट याद रखिएगा। अभी ये इसका यूज, अभी अगर ये रिजल्ट आप याद रखेंगे तो गॉस लॉ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, इससे लिंक्ड फ्लक्स आ रहा है। चलते हैं हम गॉस लॉ की तरफ। ठीक है, सिंपल सा है, हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया लिया, जहां से छोटा सा एरिया डी ए लिया, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास हो रहा था, और वहां का फ्लक्स डी फाई था, डी फाई हमने कैलकुलेट कर लिया, इंटीग्रेट करके आ गया हमारा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो है गॉस लॉ पे आते हैं। गॉस लॉ ने क्या बताया, गॉस गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ पहले मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। गॉस लॉ ने बताया टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस, विद अ क्लोज सरफेस समझते हैं आप, चारों तरफ से बंद हो, 3D सरफेस, कोई क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, सिंपल सा हमें क्या याद रखना है, टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस होगा, और उस क्लोज सरफेस को हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द चार्ज इनसाइड द सरफेस। अगर मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस दिया है और उसके अंदर कोई चार्ज है Q, ठीक है, तो उससे जो क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स होगा लिंक, याद रखिए, अगर अंदर चार्ज नहीं होता था, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आते थे, तो क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होती थी। लेकिन ये हमने वहां पे मेंशन भी किया था कि एक तभी सही होगा जब अंदर कोई चार्ज ना हो। अगर क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसका टोटल फ्लक्स हम निकाल सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन से, डायरेक्ट बोल सकते हैं Q/एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, उसके क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज है। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, पाई
क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। पाई को हम क्या लिखते हैं? ई डॉट डी ए, लेकिन यहाँ पे हम ई डॉट डी ए कुछ इस तरह से लिखेंगे। ई डॉट डी ए, इसका मतलब क्या है? ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमने यहाँ पे सर्कल बनाया छोटा सा, ये क्लोज सरफेस को इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्टेटमेंट आपको याद रहेगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि गॉस लॉ को स्टेट करिए। तो क्या है? अगर कोई क्लोज सरफेस दिया है, उसके अंदर क्यू चार्ज है, तो हम सीधा सीधा उससे लिंक टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं। अभी तक हम जो इंटीग्रेशन वगैरह कर रहे थे, वो हमारे लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। और अगर कोई इरेगुलर शेप दिया हो, जैसे हमने अभी हेमिस्फीयर लिया था, तो इंटीग्रेशन हमने आराम से कर लिया, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी। लेकिन अगर कोई इरेगुलर शेप दे दिया जाए, तो इंटीग्रेशन ही नहीं इतना, तो वो तो बहुत टफ हो जाएगा। तो इससे गॉस लॉ की हेल्प से हम बहुत आसानी से फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो कुछ होता नहीं है, एप्लीकेशन पहले देता हूँ, थोड़ा सा हम इसको ऑब्जर्व करा देंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? देखिए, प्रूफ करने को एग्जाम में मान लीजिए पूछता है आपको, तो एक ऑब्जर्वेशन है, अभी हम एक स्फेयर मान के उसको कर देंगे। लेकिन गॉस लॉ का मतलब ये होता है, देखिए दो चीजें होती है, एक लॉ होता है, एक थ्योरम होती है। एक लॉ होता है, एक थ्योरम होती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर कोई लॉ दिया गया है, तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, बस वो ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या बताया कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो क्यों खींचती है, इसका रीजन, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हमने देखा ऑब्जर्वेशन से, कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा तो वो नीचे अर्थ की तरफ जा रही है। हमने कहा हाँ, ये जो है सही है कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, तो उसे हम बोलते हैं लॉ। अगर कोई थ्योरम होती है, कोई, जैसे आपने मैथ में बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी होंगी, तो उनको हम प्रूफ करते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट है, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्योरम। और अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, बस हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ, इसीलिए अगर थ्योरम बोलना, थोड़ा सा गॉस की बेइज्जती होगी यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इसको कोई प्रूफ नहीं था, इन्होंने ऑब्जर्व करके ये चीज बताया था कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स होगा। क्यू इनक्लोज्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, वो क्यू इन क्या है? सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो गॉस लॉ और लॉ और थ्योरम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा, हालांकि प्रूफ कुछ होता नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन है वो। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन होता है? तो कुछ एप्लीकेशन है, सबसे पहला एप्लीकेशन ये है, टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स कैलकुलेट में सबसे पहला यूज है। ठीक है, देखिए फ्लक्स तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी बिना हमने गॉस लॉ के भी किया कुछ केसेस में। लेकिन अगर कोई रेगुलर शेप जब दिया जाएगा ना, तो आसान नहीं होता है फ्लक्स कैलकुलेट करना। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट ऑफ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक सिस्टम, सिमेट्रिक सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपका स्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या फिर सिलेंडर हो गया। स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, प्लेट हो गई, प्लेन हो गया कोई। ठीक है, इस तरह से कुछ अलग अलग सिस्टम हमें दिए रहेंगे जो सिमेट्रिक होंगे। देखिए गॉस लॉ अप्लाई तो हम हर जगह पे कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ये हर जगह पे अप्लाई है। किसी तरह का भी हमें सरफेस एरिया, किसी तरह का भी क्लोज सरफेस एरिया दिया रहे, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें कहाँ आसानी होगी, कहाँ पे हम इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे, अगर सिमेट्रिक होगा तो वहीं पे हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अदरवाइज ये और टफ बना देगा उस चीज को। ठीक है, तीसरा जो एप्लीकेशन है, ये हम जब अगला चैप्टर पढ़ लेंगे तब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी बात करेंगे। टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, द बिहेवियर ऑफ
कंडक्टर, ठीक है, किसी कंडक्टर का बिहेवियर समझने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। आगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगले चैप्टर पढ़ लेंगे पोटेंशियल, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस वाले की। अभी तो हमें एक तो कैलकुलेट फ्लक्स करना है और एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। और इसको जो है ध्यान रखिएगा, गॉस लॉ वहीं पे अप्लाई करते हैं। ये सारे क्या है, फॉर क्लोज्ड सरफेस है। क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट जो है क्लोज्ड सरफेस के लिए, जो सारी बातें कही गई हैं वो किसके लिए हैं, क्लोज्ड सरफेस के लिए कही गई हैं, ठीक है। अब नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आगे हम बात करते हैं, इसकी प्रूफ देख लेते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं होता है इसका कुछ, बस एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे हमने कहा क्या, न्यूटन ने कहा अर्थ सारी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो हमने कहा ठीक है, प्रूफ करो। प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ, हमने दो चार ऑब्जेक्ट ऐसे छोड़े, सब अर्थ की तरफ जा रहे थे, हमने कहा हाँ भाई तुमने जो कहा वो सही है। इसी तरीके से हम एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं क्लोज सरफेस लेकर, जो हमें आता, जो आसानी से हम कर ले जाए, उनको करते हैं। तो हमें अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो हमें ये वेरीफाई हो जाएगा कि गॉस ने जो कहा है वो बात सही है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप प्रूफ बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ पूछता है तो आपको यही करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और एक ये स्फेयर के अंदर है, ठीक है। स्फेयर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्फेयर एक सिमेट्रिक फिगर है, और सिमेट्रिक, इसके सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे जो है चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब इस स्फेयर से होकर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, चलिए करते हैं। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से चारों तरफ निकल रही होंगी, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी चारों तरफ, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, डी ए, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डी ए इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, सरफेस के ही परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है, मान लीजिए डी फाई बन रहा है, छोटा सा फ्लक्स डी फाई, ये कितना हो जाएगा, ई डॉट डी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कर दिए, डी फाई इंटीग्रेट होगी, टोटल फ्लक्स बन जाएगा। ई की वैल्यू, सेंटर पे चार्ज रखा है, आर डिस्टेंस पे है, तो इसकी हम ई की वैल्यू रख सकते हैं, कितना होगा ई की वैल्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ई डॉट डी ए, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, इसको मत भूलिएगा। थीटा यहाँ पे क्या होगा, जो पिछला केस हमने किया था याद होगा, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा हो जाएगा 0, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। फिर आ जाएगा ई डॉट डी, ई डॉट डी, तो फाई क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी ए, डी ए इंटीग्रेट होकर कितना बन जाएगा, डी ए इंटीग्रेट होकर कितना बनेगा, पूरा सरफेस देखिए, इस स्फेयर के सरफेस में हमने छोटा सा एरिया लिया है, अब छोटे छोटे एरिया में बांट दिया है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सरफेस का एरिया मिलेगा हमें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सरफेस का एरिया मिलेगा, और सरफेस का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू रखते हैं जरा सा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हटा दीजिए, क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हमें कितना मिला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस भाई साहब ने बताया था कि कोई क्लोज सरफेस है उससे टोटल फ्लक्स जो लिंक होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस तरह से हम चाहे बोले कि ये प्रूफ हो गया, या फिर हमने वेरीफाई कर दिया कि गॉस लॉ सही है, जो उन्होंने कहा है ये हमें विश्वास हो गया, हाँ कोई क्लोज सरफेस दिया होगा तो उसे लिंक्ड फ्लक्स जो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। नोट कर लीजिए आप, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रफ करें से। अब हम कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको एक एक करके हम गॉस लॉ से रिलेटेड देख सकते हैं, कहाँ हम लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते। लगाने को वैलिड है हर सरफेस के लिए, हर तरह के सरफेस के लिए, बस शर्त ये है क्लोज सरफेस होना चाहिए। लेकिन
अगर सिमेट्रिक सरफेस नहीं होगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिमेट्रिक सरफेस का मतलब ऐसा सरफेस हम चुनेंगे जहां पे हर सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट सेम होनी चाहिए, तो हमें आसानी होगा कैलकुलेट करने में, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हमें, अभी हमने देखा कि एक रेगुलर शेप लिया, अब एक इरेगुलर शेप ले लेते हैं कोई। ठीक है, इससे देख लेते हैं। रेगुलर शेप में तो हमें समझ में आ गया, इरेगुलर शेप का मान लीजिए यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है। अब कह रहा है इससे चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी। ध्यान रखिए सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेंगी। ठीक है, बनाने में इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज हो रही होगी यहाँ से सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो रही होगी। ठीक, अब इससे, इस सरफेस से, क्लोज सरफेस है, ऐसे इरेगुलर सा सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कितना लिंक हो रहा है वो बताना है। फाइव। तो कैसे करें? अगर आप यहाँ पे पिछला वाला तरीका अपनाते हैं, गॉस लॉ की हेल्प नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे, डीए मानेंगे, ई डॉट डीए। यहाँ पे तो बहुत सारे अलग अलग, एक तो डीए बनेंगे और एंगल अलग अलग बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच एंगल अलग अलग बनेगा। हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है, तो ये तो सिमेट्रिक सिस्टम नहीं हुआ। यहाँ पे तो हम इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करने में मौत आ जाएगी। तो फिर हम गॉस लॉ की हेल्प लेते हैं। हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने एक इमेजिन किया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस होता है? ये सर्कल नहीं है, पहली बात दिमाग से हटा दीजिए, एक सर्कल नहीं है। गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस होता है, तो ये 3D ऐसे स्फेयर है। ठीक है, हमने ये कहा इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि किसी सरफेस एरिया से होकर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो हमने कहा ये जो चार्ज रखा था, हमने इसके माना कि इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस माना, यानी कि 3D सरफेस माना जिसके अंदर ये चार्ज है। अब इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये बाहर वाली जो इरेगुलर शेप दिया है हमें, उससे भी तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। देखिए, ध्यान से देखिए, एक मान लीजिए ऐसे रेगुलर सा शेप है, उसके अंदर हमने एक गोला रख दिया। अब उस गोले से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकलेंगी, वही तो इस वाले इरेगुलर जिससे हमें फ्लक्स निकालना है उससे भी निकलेंगी। तो हमने कहा इससे हमें पता है कितना होता है, फाइव फाइव राउंड स्फेयर, या फिर गॉसियन सरफेस बोल दीजिए आप। गॉसियन सरफेस तो कितना हो जाएगा, फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इसके अंदर चार्ज आ रहा है, और यही फ्लक्स, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रही है उतनी ही इससे निकल रही है, तो दोनों से फ्लक्स इक्वल हो जाएगा। चेन इक्वल टू फाइव फ्रॉम गिवन इरेगुलर शेप, जो इरेगुलर शेप हमें दिया है, गिवन इरेगुलर शेप। ठीक है, तो यहां से हमने फ्लक्स, देखिए अभी अगर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं ना, तो ये हमारे लिए लगभग बहुत टफ था, इम्पॉसिबल था ना, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है ये कैसा है, और इंटीग्रेशन तो हम इसका, तो हमने गॉस लॉ का यूज किया और तुरंत बता दिया कि जितना फ्लक्स। अब यहां से हमें विश्वास हो गया, हमें गॉस लॉ हम यूज कर सकते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है, उसका अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, तो हमें उससे लिंक्ड टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये वेरिफिकेशन हो गया। अब और एक वेरिफिकेशन और करते हैं। अगर एक से ज्यादा चार्ज दिए गए हो, एक से ज्यादा चार्ज दिए गए हैं, तो मान लीजिए हमने क्या कहा, एक सरफेस लिया, यहाँ पे दो चार्ज इसमें दिए गए हैं, Q1 और Q2, दो चार्ज दिए गए हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट देखते जाइएगा, गॉस लॉ के बारे में सारी जो डाउट होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे आज। ठीक है, तो दो चार्ज दिए गए हैं। अगर हम गॉस लॉ यहाँ पे लगाएं, तो ये क्लोज सरफेस है, पाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये पूरा 3D सरफेस है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे 3D बना नहीं सकता, ऐसे बना रहा हूँ, तो ये मतलब, ये इसका मतलब ये नहीं 2D है। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो ये तो हमने बता दिया, हमने कहा ये थोड़ा सा इसको वेरीफाई अगर कर लेते तो मजा आ जाता। हम्म। अभी तो हम शुरुआत है, अगर एक दो केस हम वेरीफाई करके देख ले जो जो गॉस ने कहा है वो बात सही हो जाए। अभी हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किया, उन्होंने जो कहा टोटल इनक्लोज चार्ज जो होगा उसका अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं तो फ्लक्स मिल जाता है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम अलग अलग होता है ये, ठीक है, अलग अलग होता है, इस पॉइंट पे हम डीए लेते तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती, E1 मान लेते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती, E2 मान लेते हैं, इसका जो रिजल्टेंट आता ई इसके बीच में कहीं पे आता, नहीं दिखता, इसके कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनती, इसके कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनती, और इनका रिजल्टेंट जो है ई इधर बनता, ठीक है, और ये डीए था आपका। तो अगर फ्लक्स लिखा जाए तो फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए, ठीक है, ई डॉट डी ए। अब ई क्या है, ई क्या है, इन दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 बने इन्हीं का रिजल्टेंट ही तो है। तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 वेक्टर सम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, याद करिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि नहीं। तो ये वेक्टर सम ई इक्वल टू E1 प्लस E2, ई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, क्लोज इंटीग्रल E1 प्लस E2 डॉट डी, अंदर डी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, E1 डॉट डी ए, E1 डॉट डी ए प्लस E2 में करेंगे तो E2 डॉट डी ए। ये क्या है E1, अगर ये अकेला चार्ज होता तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनती E1, इसके एक चार्ज के लिए हम वेरीफाई कर चुके हैं तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब पूरा इंटीग्रेट नहीं करें क्योंकि रेगुलर शेप दिया है, तो अगर एक चार्ज होता तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो हम लिख देते E1 डॉट डी ए, प्लस अगर दूसरा सिर्फ Q2 होता तो उसके लिए बनता E2 डॉट डी ए, और E2 डॉट डी ए क्या आता हमारा, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनको ऐड कर दिए Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज भी हमें हमने वेरीफाई कर दिया कि जो उन्होंने कहा टोटल नेट चार्ज जो होगा उसका सम ऊपर रख देंगे, नेट चार्ज ऊपर रखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम एक, ये पॉइंट नंबर आप इसको, इसके पहले हमने पॉइंट नंबर 1 लिए थे, ये 2 हो गया, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को आप देखते जाएं, दो, एक दो तीन पॉइंट और होंगे, वो तीनों पॉइंट अगर आप सीख गए, ध्यान से देख लिया, तो गॉस लॉ से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं बचेगा आज, ठीक है। गॉस लॉ बिल्कुल, देखिए गॉस लॉ दिखता जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं, देखने में लगता है कोई क्लोज सरफेस होगा उससे टोटल फ्लक्स निकलने वाला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड डाउट भी बहुत होते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 3, मान लीजिए एक हमारे पास कुछ इस तरह से रेगुलर शेप है, इसके अंदर कुछ चार्ज है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, Q4, एक चार्ज Q5, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे हमें लिंक फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इन दोनों चार्ज के कारण बन रही होगी, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमने माना ये कुछ तरह इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चारों पांचों चार्ज के कारण, तो ई क्या है, ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर रिजल्टेंट लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके आसपास चाहे अंदर हो कोई चार्ज चाहे बाहर हो, सबके कारण जो है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। तो अब अगर हम फ्लक्स यहाँ पे लिखेंगे, फ्लक्स ध्यान से देखिएगा, फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, क्योंकि आगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है ना, तो बेस यहां से बनाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी गई है इसमें फ्लक्स में, एक मिनट डी फाई लिख देता हूँ यहाँ पे, छोटा सा फ्लक्स, ठीक है, इसके लिए भी हम बात कर रहे हैं।
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सब चार्जेस के का रिजल्टेंट है, और जो फ्लक्स आया है वो अंदर वाले चार्ज के कारण आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड, जो अंदर है चाहे बाहर है, इनसाइड या फिर आउटसाइड। ये फ्लक्स जो आ रहा है फ्लक्स के कारण है, ड्यू टू इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज। चलिए इसको समझते हैं। क्या कहानी है, थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में ये, थोड़ा अजीब लग रहा है कि नहीं, कि फार्मूला हम लगा रहे हैं, जो फ्लक्स आ रहा है वो अंदर वाले चार्ज के कारण आ रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो तो सभी चार्ज के कारण सबका रिजल्टेंट आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, याद करिए, हमने बताया था अगर कोई बाहर मान लो अंदर चार्ज ना रखा हो, पहले वाले इसके पहले वाले लेक्चर में क्या, अंदर कोई चार्ज ना हो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बनाएंगे इसमें। तो बाहर वाले चार्ज के कारण या फिर बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी गई है तो उसके कारण जो फ्लक्स बनता है नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस से वो जीरो होता है, अगर अंदर चार्ज ना हो तो ये जो बाहर वाले चार्ज Q3 Q4 Q5 इनके कारण तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो जो फ्लक्स बचेगा, जो यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे वो अंदर वाले चार्ज के कारण ही आएगा। तो यहाँ से ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फ्लक्स लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे एक पॉइंट, फ्लक्स ड्यू टू आउटर चार्ज इज जीरो। जो बाहर वाले चार्ज हैं उनका फ्लक्स जीरो हो गया, तो अंदर जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे वो अंदर वाले चार्ज का ही तो होके आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी बनेगी इसकी भी सबकी बनेगी यहाँ पे, और उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर या बाहर जितने भी चार्ज है सबका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे, और जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज का फ्लक्स आएगा, क्योंकि बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स तो जीरो होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड क्या है ना, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें, ये सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं हो सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं इसको, क्या है लास्ट पॉइंट, एक क्लोज सरफेस दिया है, सपोज दैट एक क्लोज सरफेस दिया है यहाँ पे, और इसके किसी पॉइंट पे, या फिर पॉइंट छोड़िएगी, पहले इसके पहले मान लीजिए इस क्लोज सरफेस के लिए दिया है कि ई डॉट डी ए इक्व टू जीरो, ई डॉट डी ए इक्व टू जीरो। याद रखिएगा ये पॉइंट नंबर कितना है, 3 था 4। तो ई डॉट डी अगर जीरो दिया है, ये क्या है आपको गिवन है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन। का मतलब क्या है, चार ऑप्शन दे देगा, इसमें दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्यों इनसाइड जीरो है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि यहाँ से देखिए अगर इस तरह से ई डॉट डी ए जीरो दिया है तो हम हो सकता है अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाएं अपना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं होता। इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट इज जीरो। ठीक है, हम ई जीरो नहीं बोल सकते, मे भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं बोल सकते। फिर क्या, क्यों ई डॉट डी ए जीरो क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस जीरो। ठीक है, हो सकता है कोई बाहर, अभी देखिए इसको पहले वाले इसके पहले वाली प्रॉपर्टी से लिंक करें, हो सकता है कोई बाहर हो, चार्ज Q2 Q3। अच्छा ये है क्या, ये फ्लक्स ही तो है, फ्लक्स का फार्मूला का फाइव टू ई डॉट डी होता है, तो अगर फ्लक्स जीरो है, अगर फ्लक्स जीरो है तो इसका ये मतलब थोड़ी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगी,
क्योंकि अगर कोई बाहर चार्ज रखा हो तो बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे बनेगा, इसके हर पॉइंट पे बनेगा। लेकिन अगर फ्लक्स जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। नेट चार्ज इनसाइड सरफेस इज जीरो, क्यू इनक्लोज्ड ये हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये होता है अगर ये दिया है आपको तो, ठीक है। ई डॉट डी जीरो दिया है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ई जीरो है, सरफेस के एवरी पॉइंट पे ई जीरो है। ई जीरो जरूरी नहीं है कि ये ई जीरो हो सकता है बाहर चार्ज हो और उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो। लेकिन ये पक्का है कि इसके अंदर नेट चार्ज जीरो, क्योंकि ई डॉट डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स ही तो है। और अगर फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स जीरो तभी होता है जब उसके अंदर चार्ज नेट चार्ज जीरो, क्या नहीं, नेट चार्ज जीरो, ठीक है। अब इसी का रिवर्स देख लेते हैं। रिवर्स क्या है, ये दिया है गिवन ई इक्वल्स टू जीरो at every point on surface, at every point at surface, ठीक है। सरफेस के सभी पॉइंट पर ई जीरो दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो दी गई है। अब तो इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिया गया है तो ई डॉट डी जीरो होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी सरफेस पे, तो क्या फ्लक्स बनेगा। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं इससे पास हो रही तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और फ्लक्स जीरो इसका मतलब क्या हो गया, फाई जीरो। और फाई जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं ई डॉट डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ई जीरो दिया है तो ई डॉट डी जीरो होगा, ये 100% सही है। लेकिन अगर ई डॉट डी जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ई जीरो होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस में। तो अब जो है गॉस लॉ में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रूफ भी हमने कर दिया, स्टेटमेंट याद रखना है, प्रूफ याद रखना है। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट 3-4 पॉइंट बताए हैं, अगर ये आपके दिमाग में इसकी पिक्चर क्लियर है तो गॉस लॉ में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है आज के बाद, ठीक है। हमने क्या कहा था, क्या कहाँ कहाँ पे यूज है, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में, और बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का बिहेवियर समझने में थोड़ी सी हमारी हेल्प करता है गॉस लॉ। तो अभी क्या करेंगे हम, याद करिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये सब प्रूव किया था। सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव किया था। लेकिन हमने लॉन्ग सीट हो या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट हो, और स्फेरिकल सेल हो या फिर सॉलिड स्फेयर हो, हॉलो स्फेयर हो या फिर सॉलिड स्फेयर हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डायरेक्ट फार्मूला बता दिया था। हमने वहां पे उस टाइम पे प्रूफ नहीं कराया था मैंने। और मैंने उस टाइम पे कहा था कि जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो उस टाइम पे प्रूफ करेंगे। तो एक दो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ को यूज करके, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले विदाउट गॉस लॉ निकाला था, ठीक है। बाइस्कल टू ई डॉट डी ए करके या फिर इंटीग्रेशन वगैरह करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था। गॉस लॉ का यूज करके हम कितनी आसानी से फ्लक्स निकाल सकते हैं ये देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या निकालना है हमें, एक तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण, जो आपके सिलेबस में इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण, सॉलिड स्फेयर के कारण, हॉलो स्फेयर के कारण, और उसके अंदर सरफेस पे, उसके बाहर, और सिलेंडर भी देख लेंगे। सिलेंडर आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन सिलेंडर का भी हम निकालना सीख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। सपोज दैट आपके पास एक क्यूब है, थोड़ा सा ऐसा लेते हैं ताकि आप नॉर्मली आसानी से कैलकुलेट ना कर पाए उसे दूसरे वाले से। एक क्यूब है जिसकी साइड ए है। अब इसके एक कॉर्नर पे, जस्ट कॉर्नर पे समझ लीजिए, बाहर नहीं, ना तो पूरी तरह से बाहर है ना तो अंदर, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब कह रहा है इस, अब देखिए ये चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से चारों तरफ निकलेंगी, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी ना 3D में। कह रहा है इस क्यूब से लिंक फ्लक्स हमें बताओ, इस क्यूब से लिंक फ्लक्स हमें बताओ। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ये तो हमें नहीं पता। हम्म फिर कैसे किया जाए। अब अगर गॉस लॉ का यूज कर हम करेंगे, गॉस लॉ के यूज करने के लिए हम
हमें एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस चाहिए होता। अब यहाँ पे कैसा सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाए, बताइए। या फिर एक काम करते हैं, 1 मिनट के लिए इस पे रुकिए। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक हेमीस्फेयर दिया गया है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद करिए। इसके सर्कुलर वाले पार्ट पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और इससे लिंक फ्लक्स हमें बताना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज ही किया था। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन निकाला था और कितना आया था, 5 आया था, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम गॉस लॉ की हेल्प से करें अगर, फिर इस पे आता हूं मैं। एक सिंपल सा समझ लेते हैं क्या करना होता है, फिर इस पे आते हैं। हम क्या करें, अगर इधर भी हम एक हेमिस्फेयर अपने हिसाब से बना लें, मान लिया हमने इधर भी, तो ये हेमिस्फेयर, ये ऊपर वाला, नीचे हमने हेमिस्फेयर माना, ये टोटल कंप्लीट पूरा एक स्फेयर बन गया। स्फेयर बन गया ना। तो अब स्फेयर के सेंटर पे जो है एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, और स्फेयर के सेंटर पे जो चार्ज है, फ्लक्स फ्लक्स ड्यू टू कंप्लीट स्फेयर, ड्यू टू कंप्लीट स्फेयर कितना होगा, गॉस लॉ से Q/εo, क्यू इसके अंदर चार्ज है, Q/εo, ठीक है। अब अगर ये हो गया कि कंप्लीट स्फेयर से Q/εo है, तो उसके हेमी स्फेयर से जो कि हमें निकालना था, उसका आधा हो जाएगा। सीधी सी बात है। अगर पूरे स्फेयर से और बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है ना, तब की बात कर रहे हैं हम। अगर सेंटर पे नहीं होगा तो चार्ज, तो फिर हम आधा नहीं कर सकते हैं। तो अगर सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, तो आधा फ्लक्स इधर, आधा फ्लक्स उधर। तो ड्यू टू हेमिस्फेयर, ड्यू टू हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, 22 इसका आधा करेंगे तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ करेंगे ना, तो आ गया वही कि नहीं। देखिए, ये वाला जब हमने स्टार्टिंग में किया था, इंटीग्रेशन को यूज करके किया था, ठीक है। थोड़ा सा हमें उसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ा था। यहाँ पे फ्लक्स जब हम गॉस लॉ को यूज करते हैं, तो डायरेक्ट Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। बता देते हैं, क्योंकि पूरा हमने गॉसियन सरफेस बनाया। अब यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं था, तो लेकिन गॉस लॉ हम वही यूज कर सकते हैं जहां पे क्लोज सरफेस हो। तो क्लोज सरफेस के लिए हमने उसको कंप्लीट कर लिया, और पूरे से हमें पता है Q/εo फ्लक्स लिंक होता है, और हेमी से उसका आधा हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वही प्रोसेस, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो अगर इसको हमें क्लोज करना हो तो कितना चार्ज लगेगा, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे रखा हुआ है, कितना चार्ज लगेगा। अंदर भी नहीं है और ये बाहर नहीं है, समझ लीजिए बिल्कुल कॉर्नर पे है। क्योंकि अगर बाहर हो जाएगा, अगर बाहर हो गया चार्ज, तब तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाहर चार्ज के लिए जितना फ्लक्स अंदर जाता है, जितनी लाइन उतनी बाहर आती है, तो जीरो हो जाएगा। तो ये टोटली बाहर नहीं। अब इसको जैसे हमने एक हेमी था, एक हेमी लगा लिया, कंप्लीट स्फेयर बन गया, क्लोज सरफेस बन गया। अगर इस चार्ज को क्लोज करना है, तो इस तरह से हमें कितने क्यूब लगेंगे, सोच के बताइए। सोचिए जरा सा कि एक, कुछ है नहीं हमारे पास। चलिए ऐसे समझिए, आप लूडो का पासा देखा होगा आपने। लूडो के पासे के कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो उस पासे के उस वाले कॉर्नर को क्लोज करने के लिए हम चाहते हैं, और पासा हमारे पास है, उसको रख के क्लोज कर दे। तो एक पासा रखा हुआ है, तो तीन तो उसी प्लेन में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ पासा, तीन तो उसी पे लग जाएंगे, एक इधर और दो इसके पीछे, और चार उसके ऊपर और लगा दें हम, तो जो है टोटल कितना हो जाएगा, ये चार्ज जो है कवर हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसे, इसके पीछे दो, इसके ऊपर ऐसे। देखिए, अब इसको 3D में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आप इसको इमेजिन ही कर सकते हैं। इतना बड़ा आर्टिस्ट तो मैं हूं नहीं कि इसको बना ले जाऊं, लेकिन एक बार मैं कोशिश जरूर करता हूं। ये था हमारे पास क्यूब, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्यू चार्ज था। अब एक जो है, एक ऐसे कर दे, एक इधर रखा, दो इसके पीछे होंगे। एक क्यूब इधर रखा, एक क्यूब हमें दिया था, दो इसके पीछे, तो नीचे तो पूरा कवर हो गया, नीचे कवर हो गया। अब चार क्यूब हो गए नीचे, चारों के ऊपर एक एक क्यूब और हम रख दें, तो 8 क्यूब हो जाएंगे। और 8 क्यूब आने पे ये चार्ज बिल्कुल चारों तरफ से कवर हो जाएगा, कहीं से ओपन नहीं रह जाएगा। यानी कि 8 क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। इसको कवर करने के लिए, कवर चार्ज क्यूब,
वी नीड 7 मोर, एक हमें दिया है 7 मोर क्यूब्स, ठीक है, सिमेट्रिकल। अब ये क्यूब बन जाएगा, क्यूब एक बड़ा सा क्यूब बन जाएगा, ठीक है, जिसकी साइड इसकी ए थी तो उसकी साइड हो जाएगी 2a। अब 8 क्यूब हो गए, टोटल 8 क्यूब हो गए। अब ये चार्ज इनके 8 क्यूब के अंदर हो गया, तो 8 क्यूब के अंदर अब हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, तो इन साइड फ्लक्स, गॉस लॉ लगाएंगे तो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू 8 क्यूब्स, फ्लक्स लिंक्ड थ्रू कितने क्यूब से, क्योंकि इसको कवर करने के लिए 8 क्यूब लगे हैं। अब इसके चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेंगी, ये उनके लिए अंदर का चार्ज हो गया 8 क्यूब को मिला के, तो अंदर का चार्ज हो गया 8 क्यूब को मिला के, तो 5 ड्यू टू 8 फ्रॉम 8 क्यूब्स में ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अभी टोटल नहीं है, जो हमें पूछा गया था इस एक क्यूब के कारण इस एक क्यूब से लिंक फ्लक्स हमसे पूछा गया है। हमने क्या किया, 7 क्यूब और लगाए, 3 उसके सरफेस में ऐसे एक था, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और 4 उसके ऊपर लगा दिए, तो जो यहाँ पे चार्ज था, जो इस कॉर्नर पे चार्ज था, वो पूरा अंदर बाहर से जो है कवर हो गया। और अगर इनक्लोज सरफेस बन गया तो वहां पे हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। उन 8 क्यूब से मिला के कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स कितना बन रहा था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है 1 क्यूब से फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, 1 क्यूब से कितना बनेगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर गॉस लॉ हमारे पास नहीं होता तो ये क्वेश्चन करना बहुत टफ था हमारे पास, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, एक तो सिमेट्रिकल सरफेस नहीं है, यहाँ से कुछ और, यहाँ पे कुछ और, हर जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत टफ काम हो जाएगा, ठीक है। इतना टाइम हो गया, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अभी गॉस लॉ का हमने एक यूज देखा कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग फिगर दिया हो तो गॉसियन सरफेस बना के, एक सिमेट्रिकल सरफेस बना के वहां पे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने जो जो डेरिवेशन छोड़ा था, कौन कौन सा डेरिवेशन छोड़ा था, कौन कौन सा डेरिवेशन छोड़ा था, याद करिए। हम्म, एक तो हमने हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने बता दिया था, मैंने बताया था जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तब इसको प्रूव करेंगे। और एक लॉन्ग शीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, ठीक है, ये हो गया। और एक जो हमारे सिलेबस में गॉस लॉ से प्रूव करने के लिए आता है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट वायर के कारण, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि इसका हम प्रूव कर चुके हैं इनफाइनाइट वायर वाला, लेकिन गॉस लॉ से आसान हो जाता है, सिंपल सा, उससे हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया था। तो इन 1 2 3 4 ये चारों डेरिवेशन हमें करना है, हॉलो स्फीयर के अंदर बाहर सरफेस पे, सॉलिड स्फीयर के अंदर बाहर सरफेस पे, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, लॉन्ग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला काम हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, फार्मूले रिवाइज करते रहें, गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद कर लीजिए, प्रूफ याद कर लीजिए, और जो 4 पॉइंट बताए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। थैंक यू।